दिख रहा होगा पूरा? Today the points which we will discuss is India's foreign relations, challenges to Indian democracy, and India Vision 2020. India Vision 2020 ये 3 पॉइंट आज हम लोग को डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले है हमारा क्या है, तो yesterday we were discussing about regional parties and national parties. We were discussed what is politics of fund and what is the difference between politics of fund and coalition government. एक इलेक्शन के पहले बनता है पॉलिटिक्स ऑफ फंड और इलेक्शन के बाद बनते होते हैं कोएलिशन, दोनों ही गठबंधन है, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज ये लास्ट पैरा बाकी था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अबाउट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी Election Commission. It is an autonomous constitutional authority. आपने पढ़ा था members of election commissions were appointed by president. और ये election commission क्या है, उसकी क्या responsibility है? तो उसकी responsibility है free and fair election conducted by the election commission. Election commission क्या conduct करवाते हैं? Free and fair election with the help of EVM, electronic voting machines. As a country ये भी बता रही थी, तो ये पैरा हो गया था। As a country of 1.3 billion people, more than 800 million of whom are eligible to vote, India takes great pride in being the world's largest democracy. यहाँ 800 मिलियन से भी ज्यादा एलिजिबल वोटर हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए गर्व की बात है, ये एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियाज फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन जैसे पड़ोसियों के साथ हमारा रिलेशन होता है, आप जहां भी रहते हो अगल बगल में रहने वाले लोगों के साथ हम लोगों के थोड़े दोस्ती हो जाते हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसी पॉलिसी रखते हैं कि मिल के चलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने घर के पूरे कचरे उधर नहीं फेंकेंगे, कुछ बनता है तो आप लोग शेयर कर देते हो, कुछ घर पे ओकेजन होते हैं तो आप लोग उसको इनवाइट कर देते हो। तो ये कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, और foreign policy of a country reflect its role and involvement in world affairs. Jawaharlal Nehru was the chief architect of our foreign policy. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या है, हमारे चीफ आर्किटेक्ट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। और ये जो पेटल्स में ये दिए हुए हैं सारे, ये क्या है, दीज आर द फॉरेन पॉलिसीज, कि हमारा रिलेशन दूसरों के साथ कैसा है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या है, बिलीव इन यूनाइटेड नेशंस, बिलीव इन यूनाइटेड नेशन। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये जानिए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन, लोगों ने सोचा कि फर्दर ऐसे वॉर ना हो, तो दे सेट अप एन इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन वो सेटअप इसलिए किया गया कि फर्दर कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो। इट वॉज सेटअप टू प्रिवेंट एनी अदर वर्ल्ड वॉर, बट ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जब पोलैंड ने जर्मनी पे और इटली ने अबिसिनिया पे अटैक किया, ये आप 9th क्लास में जाकर पढ़ोगे। पोलैंड ने जैसे जर्मनी पे अटैक किया और इसके ये जो लीग ऑफ नेशन थे, ये क्या काम करते थे कि किसी के साथ अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, डिस्प्यूट्स, तो ये उसको सेटल करने की कोशिश करते थे। उसे कहते थे कि ऐसा ना करे, समझाए ताकि वर्ल्ड वॉर ना हो। बट ये दोनों जब वॉर हो गया, इटली अबिसिनिया पे अटैक कर दिया और जर्मनी पोलैंड पर, तो उसके बाद आप रिपीट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गया और ये कब तक चला? 1945 तक। बस लीग ऑफ नेशन का ये हो गया। तो उस वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या हुआ, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और फ्रेजा, तुम्हारे माइक से कुछ आवाज आ रही है, म्यूट कर लो बाबू, कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही है। हाँ, तो within few seconds due to atom bomb, 2 cities Hiroshima and Nagasaki reduced in ashes within minutes। वो राख के ढेर में बदल गया। तब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी वाज इनकैलकुलेबल। तब सबने डिसाइड किया कि फिर से कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप की जाए और तभी सेटअप हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वो उसके भी एम क्या है? टू सेटअप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ईश्वर की दया से आज तक वो नेक्स्ट 3rd वर्ल्ड वॉर को रोकने में कामयाब हुआ है। पर अभी जो परिस्थिति है, अभी जो रशिया, अभी अमेरिका जो स्पेस में भी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, स्पेस में वॉर करने की सोच रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी पीछे नहीं है। हर कोई वॉर प्रैक्टिस कर रहा है, हर कोई अपने अपने नए नए डिस्ट्रक्टिव वेपन्स शो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो कितने दूर तक वो डिस्ट्रक्शन करता है, क्या करता है। तो इससे लगता है कि अब 3rd वर्ल्ड वॉर के भी खतरे मंडराने लगे हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? बिलीफ इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो इतनी कहानी सुनाई मैंने, किस लिए सुनाई? कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज वर्क इज टू प्रिवेंट 3rd वर्ल्ड वॉर or any world war, to set up peace throughout the war and non-aligned movement। 2nd वर्ल्ड वॉर के पहले भी इस तरह से हर कोई होड़ में शामिल हो गया था डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने के, तभी तो एटम बम बना है, तभी तो वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा है। अब तो उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनने लगे हैं, एटम बम से भी ज्यादा, है ना। तो अभी भी वही हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है। राफेल आ रहा है, कोई यहाँ इंडिया कहीं से राफेल ला रहा है, फिर स्पेस में वॉर के लिए ये लोग फिर समुद्र में दिखा रहा है, जंग की बेड़े सारे दिखा रहे हैं।
तो ये इंडिया बिलीव करता है यूनाइटेड नेशन और नॉन अलाइंड मूवमेंट्स नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप। बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में बढ़ गया था। हमारा ये मकसद है फॉरेन पॉलिसी कि हम लोग किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम लोग यूनाइटेड नेशन में विश्वास करते हैं, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे, एंटी रेशियलिज्म, हम लोग किसी ये नहीं कि उस रेस कास्ट क्रीड ये सब उसके खिलाफ है। हम लोग ऐसा नहीं करते जात पात में बिलीव कर रहे हैं, उसको फेवर करेंगे उसको नहीं, ये सब नहीं। और क्या है, रीजनल कोऑपरेशन, आपसी कोऑपरेशन में बिलीव करते, वी विल हेल्प ईच अदर, फ्रेंडली को रिलेशन विथ नेबर्स, नेबर्स के साथ हम लोग का रिलेशन कैसा रहेगा, फ्रेंडली रहेगा। नॉन अलाइनमेंट, किसी भी ग्रुप में वी विल नॉट ज्वाइन। एंटी कॉलोनियलिज्म, ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 इयर्स जो रूल किया वो किसका एग्जाम्पल है, कॉलोनियलिज्म का। हम लोगों का मकसद है एंटी कॉलोनियलिज्म, हम लोग किसी को फोर्स नहीं करेंगे, वी विल नॉट फोर्स एनीबॉडी टू ओबे अस। हम लोग कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, एंटी इंपेरियलिज्म। और पंचशील, पंचशील में हम लोग, ये भी एक पॉलिसी है, इसमें 5 है वो बेसिक फीचर, ये भी आप देख लोगे, इसमें बस इतने ही लिखे हैं, इतने सारे हमारे फॉरेन पॉलिसी हैं। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पंडित जवाहरलाल। तो एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। क्या चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी को, क्या चैलेंज है? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस what was the situation of the country? कंट्री का सिचुएशन था एक्सट्रीम पॉवर्टी, भयानक गरीबी। फिर है मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज ड्यू टू पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान जो बन गया, तो उसमें क्या हुआ, राइट्स में दंगा फसाद हुआ। कहा जाता है कि पंजाब की 5 नदियों का रंग खून से लाल हो गया, लोग गाजर मूली की तरह एक दूसरे को काट रहे थे, हिंदू और मुस्लिम भयानक दंगा फसाद हो रहा था। तो हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग कर आए, जो भाग कर आए वो शरणार्थी हुए, उन्हें शरणार्थी शिविर में रखा गया और उन्हीं लोगों को जो हम लोगों ने रिफ्यूज शरण दी, दैट इज दे आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। समझ में आया? तो ये एक प्रॉब्लम था, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज जो दूसरे देश से हमारे यहाँ आ रहे थे या हमारे यहाँ से कहीं और जा रहे थे, ठीक है। और फिर एम्प्टी कॉफर, ये थर्ड प्रॉब्लम है, एम्प्टी कॉफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी कॉफर? एम्प्टी कॉफर मीनिंग अ वे ऑफ रेफरिंग टू द मनी, a way of referring to the money that the government or an organization has available to spend। गवर्नमेंट के पास कुछ मनी होती है, जैसे आज के डेट में आप पढ़ते हो कॉन्टीजेंसी फंड, उनके पास कुछ मनी होती है जो वो स्पेंड करता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी या ड्यूरिंग द नीड, कोई भी खतरा है देश पर, तो उसको उसके पास जो मनी होती है जो वो खर्च करते हैं, तो वो भी एम्प्टी था, गवर्नमेंट के पास मनी नहीं थी। इसका सेंटेंस आप बना सकते हो, द नेशंस कॉफर्स आर एम्प्टी, द नेशंस कॉफर्स आर एम्प्टी। तो एम्प्टी कॉफर, गवर्नमेंट के खजाने में कोई पैसा नहीं था। तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। और क्या प्रॉब्लम थे, और क्या प्रॉब्लम थे? चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी के रास्ते में क्या चैलेंज थे? हाउसिंग टू, एक सेकेंड अभी और है ये, शॉर्टेज ऑफ फूड टू मेडिसिन, खाना से लेकर मेडिसिन तक की कमी थी। शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर की कमी थी। और क्या है? हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटी की कमी थी, हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटी, कास्ट सिस्टम, सोशल इविल्स, all were existed in the society
तो these were the challenges to Indian democracy. ये आप पॉइंट्स लिख दोगे, ये क्वेश्चन का आंसर है कि क्या चैलेंजेस थे इंडियन डेमोक्रेसी के रास्ते में। ये पैरा पढ़ने से अच्छा आप इन चैलेंज पर एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी? एक्सट्रीम पॉवर्टी, ओके, नेक्स्ट मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, empty coffers, shortage of food to medicine, shortage of industry, infrastructure, skilled manpower, shortage of housing to medicine, education facilities, caste system, social ills. These were the challenges. But India has made remarkable progress in the field of in each and every field. In each and every field, India has made remarkable progress. May it be industry, may it be economy, transport, communication, science, or any other sphere. India's focus is on creating a unified and developed nation. We have solved many issues: poverty, illiteracy, poor health continue as biggest threat to the peace and progress of the country. बहुत इशू हमने सॉल्व किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शूट अप किया, इंडस्ट्री सेटअप किए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में बहुत सुधार लाए, बट अभी भी पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू डेमोक्रेसी के रास्ते में थ्रेट है। Our country has undergone many major political, cultural and economic changes since independence, but there are many avenues that still need improvement. अभी भी बहुत कुछ है जहां पर की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमने ये पॉइंट भी आपको बता दिया, ये सारा पॉइंट हमने ये सारा डिस्कस कर दिया। अब लास्ट है इंडिया विजन 2020, इसको डिस्कस करना है। ये आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा। व्हाट इज इंडिया विजन 2020? Every country needs a vision which will stir the imagination and motivate all segments of society to greater effort. हर देश का एक सपना होता है। It is the dream of all Indians that India should emerge as a vibrant and dynamic country. इंडिया भी एक डायनामिक कंट्री बन के उभरे, डायनामिक कंट्री बन के सामने आए, ये सारे इंडियंस का सपना। एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन is required at all levels. Education सबके लिए required है, from basic to high tech, basic literacy to high tech science, technology, raising of agricultural productivity, industrial quality, spurring growth of IT, जो कि growth हुआ है ना, information technology and biotechnology, improving health and nutrition, tackling issues related to population growth। और population growth इन सब के रास्ते में क्या थी? It hamper all the progress, क्योंकि ये माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। लेकिन फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के बीच में जो गैप है, वो गैप को कोई नहीं वो पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले लोगों को समझाना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जाए। लेकिन गरीब को आप कैसे समझाएंगे? और चैप्टर में मैं बताई थी कि गरीबों के लिए ज्यादा बच्चे उनके हेल्पिंग हैंड होते हैं। They think that if they have more children, all the children will earn
and they can fulfill their needs. But हम लोगों की सोच है कि कम बच्चे हैं तो उनको बेटर एजुकेशन देंगे, बेटर हेल्थ केयर देंगे, बेटर फूड देंगे, बेटर फैसिलिटी देंगे। तो हम लोग एजुकेटेड पर्सन के मन में है कि और वही करना चाहिए। तो ये जो मैंने थ्योरी बताई इसकी माइथस की पॉपुलेशन थ्योरी क्या बताई मैंने, फूड प्रोडक्शन बढ़ते हैं, ये है आपका फूड प्रोडक्शन, और ये है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और फूड प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है 1 2 3 4 5। तो क्या ये गैप बढ़ सकता है? ये तो इतना स्लो है ये ग्रोथ क्या है? ये स्लो है, और ये ग्रोथ क्या है? ये रैपिड है। दिस इज रैपिड, पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली बट फूड प्रोडक्शन ग्रो स्लोली। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अब क्या है कि एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, हम लोग बहुत ज्यादा अब जागरूक हो गए हैं एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन के लिए। आए दिन आप लोगों के कंपटीशन होते रहते हैं, आए दिन सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव रिसोर्सेस, वो सब डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। पीस एंड सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड इन द वर्ड्स ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द डे इज नॉट फार, वो दिन दूर नहीं है, when enlightened and ignited minds will transform India into a competitive, beautiful nation। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको पूछेगा। तो नेक्स्ट वीक की हम लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी, वी विल डू द रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट चैप्टर तक हम लोग रिवीजन करेंगे जितने एग्जाम में आने हैं। मैं आपको आज कुछ फोटोज भेजूंगी, डिलीटेड चैप्टर्स के फोटो आपको कल मिल गए होंगे, बहुत टीचर्स ने PDF डाला होगा कि वेबसाइट से आया है, ये चैप्टर डिलीट हुआ है, और ना हो तो फिर मैं फिर से एक डाल दूंगी अगर कोई कहोगे तो। और कौन से चैप्टर फ्रेश जो आएंगे, जो पूरे बुक्स आएंगे, तो जो चैप्टर आएंगे उसके लिए मैं फोटो आज डालूंगी। पूरे दिन में आज ये सब करूंगी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डालूंगी, और जिस चैप्टर के देख लूंगी कि पढ़ाना है और क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसा चैप्टर है वो भी डाल दूंगी। बट जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए पढ़ना है, जो एग्जाम में नहीं आएगा, उसके क्वेश्चन के पीछे अब आप थोड़े से समय में मत भागो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पेज 181 का ABC, जल्दी से बना लो, अभी टाइम है, हर कोई पैसे निकालो। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आई? नो मैम। कंफर्म? चलो पेंसिल, हर कोई पेंसिल निकालिए और चलिए बोलिए। अब आप लोग बोल सकते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। Very good. Lord Mountbatten. Sikkim became a part of India in the year 1975. 1975. Very good. Next, agricultural production in India shoot up due to Green Revolution. Next, who imposed emergency in India in 1975? Indira Gandhi. Indira Gandhi, very good.
Pondicherry was liberated from? French. The French. The French. Very The good. French. Up, fill in the blanks. The first 5-year plan was presented for the period from 1951 to 1956. yes 1951 to 1956. The Indian Independence Act was based on Mountbatten Plan. Mountbatten Plan. Mountbatten. plan. Next, Dash was the last Governor General of Free India. Chakravarti Raja Chakravarti Gopalachari. Raja Gopalachari. Rajgopalachari. Next, as per the Indian Independence Act 1947, the princely states were given the freedom to decide which dash to join. Dominion. 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 Very good. The states of dash and dash joined India after military action. Junagadh and Hyderabad. 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 Very good. Next page. Technical term आपको देने हैं. The institution responsible for holding free and fair elections in India. Election Commission. Election Commission. Election Commission. The colonial state liberated from the Portuguese in 1961. Goa. हाँ, very good. The Assembly made the Constitution of India. Constituent Assembly. Constituent Assembly. Constituent Assembly. Next, if need be, it is formed after the elections to form a government. Coalition Government. Coalition Government. Coalition government. Very good. The architect of India's foreign policy. Pandit Jawaharlal Nehru. वेरी गुड. तो ये आपके हो गए. फोटो भी भेज देती हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर भी शाम को भेज दूंगी. ठीक है, घर जाकर कॉपी निकाल कर सारा फोटो भेज दूंगी और जो मैं बोली, जो पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी भेज दूंगी. अब